नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज हम लोग मैराथन क्लास, मैंने कहा कि जो एग्ज़ाम होने वाला होता है, जब आपके सामने मैराथन क्लास आते हैं तो उससे पहले ही आज हम मैराथन शुरू कर देंगे और फिर आखिर के टाइम पर सिर्फ रिवीजन रह जाएगा, क्योंकि आखिर के टाइम जब मैराथन होते हैं तो आपका रिवीजन छूट जाता है और ये बहुत गलत होता है। देखिए, आज जो बात करेंगे वीडियो में उसमें उससे पहले देख लीजिए, ये अपनी किताब है शाहीन। ये यूपी जो टीजीटी का एग्ज़ाम है, उस टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए साथ साथ में जो जीआईसी का एग्ज़ाम है, उस जीआईसी के एग्ज़ाम के लिए, दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस किताब को मंगा सकते हैं और इसके अलावा इस किताब को मंगाने के लिए जो अपना नंबर दिखता है इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में इस किताब में जो है वो 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, साथ साथ में 27 पे 28 पेज में इसमें नोट्स दिया गया है। इसका रिव्यू देख लीजिएगा, इसको मंगाइएगा ज़रूर अगर आपको ये एग्ज़ाम निकालना है। इसके अलावा यूट्यूब पर जो है वो अपनी ये इतनी प्लेलिस्ट, जो 5 प्लेलिस्ट हैं जिनके बारे में हम लगातार आपके सामने जिक्र करते रहते हैं, इनको ज़रूर देखिएगा। देखिए, एनसीईआरटी जो है इसमें नोट्स हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर और ये सारी चीज़ें फ्री हैं, सारी प्लेलिस्ट फ्री है। बुक सिर्फ आपको मंगानी है बस, बाकी वो बुक में भी बहुत कम फीस है। तो इस प्लेलिस्ट में आप जो एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट है, इसमें 25 वीडियो में पूरी उर्दू के एनसीईआरटी को कवर किया गया है। साथ साथ में पीवाईक्यू जो वाली प्लेलिस्ट है, इसमें आपको आए हुए क्वेश्चन है सारे, ये भी 25 वीडियो आपको देखना चाहिए। यूपी टीजीटी के जो रिवीजन क्लास हैं, इसमें 75 क्लास आपके सामने लिए गए हैं, ये आपको देखना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन है, इनका रिवीजन आपको करना है। इसमें भी 75 लगभग वीडियो आपके सामने रखे गए हैं। और इसके बाद में है माई क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, जिस प्लेलिस्ट ने जो है DSSB में बहुत बड़ी हेल्प की थी सभी बच्चों की, साथ साथ में LT ग्रेड के लिए बहुत हेल्प की थी। और आपके जो उर्दू का कोई भी एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाने वाली है। तो इतनी प्लेलिस्ट जो हैं ये आपको देखने की ज़रूरत है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं यूट्यूब की, इनको सर्च करके देख डालिए सारी वीडियो। बाकी ये अपनी किताब का रिवीजन कर डालिए, आपका 100% एग्जाम निकलेगा। जीके जीएस की जो क्लास होती हैं उनको भी देखते रहिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, थोड़ा सा तफसील से बात करते चलेंगे। तो इसमें सबसे पहला सवाल है, दर्जा झेल में से शौकत सिद्दीकी के वालिद का नाम क्या है। अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में आपको बताना है शौकत सिद्दीकी जो हैं उनके वालिद का नाम क्या है। पैदाइश इनकी आपको मालूम है, लेकिन इंतकाल याद रखिए 2006 में कराची में इनका इंतकाल हुआ था। एक चीज़ याद रखने की बात है कि शौकत सिद्दीकी जो हैं वो हिंदुस्तान में हिजरत करके पाकिस्तान 1950 में चले गए थे। हिंदुस्तान से ये कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान में, लखनऊ में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान 1950 में ये चले गए थे। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, बहुत ही अहम चीज़ है। दूसरी चीज़, जो शौकत सिद्दीकी थे, उन्होंने एक हफ्ता रोज़ जो निकलता था अल फतेह पाकिस्तान से, 1969 में इसकी इदारत भी संभाली है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो इसमें जिस बच्चे का आंसर सी है उसने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अल्ताफ़ हुसैन, आपको नाम याद रखना है, यह शौकत सिद्दीकी के वालिद का नाम है। अगला सवाल है दर्जा झेल में से, देखिए अब आपको जवाब देना है कि नाविल है खुदा की बस्ती में डॉक्टर मोंटो का असल नाम क्या था। देखिए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नाविल है खुदा की बस्ती, जो शौकत सिद्दीकी का लिखा हुआ है। देखिए, इसमें जो खान बहादुर आपको दिया गया है, ये कैरेक्टर, ये सारे कैरेक्टर जो हैं वो खुदा की बस्ती के हैं। ये खान बहादुर का जो कैरेक्टर होता है खुदा की बस्ती में, ये बदउनवान सरकारी ऑफिसर जो होता है उसका होता है कैरेक्टर। नियाज का कैरेक्टर आपको मालूम ही है, जो सुल्ताना का सौतेला बाप है, और यही जो है वो 50,000 रुपये बीमा के लालच की वजह से एक विधवा औरत से शादी कर लेता है, सुल्ताना की माँ से। तो ये चीज़ आपको मालूम हो गया। काले साहब का कैरेक्टर आपको मालूम होना चाहिए, ये काले साहब कौन है? तो ये भी एक नीम अंग्रेज़ हैं, बीमाकार हैं, और यही 50,000 रुपये में नियाज का बीमा करता है। अब आखिर में जो ऑप्शन आपको सामने दिख रहा है, खैरात मोहम्मद, ये जो है ये डॉक्टर मोंटू जो होता है उसका असल नाम है। ये चीज़ आपको याद रखना है, यही वो डॉक्टर है जो दिल की बीमारी के लिए जल्दी से जल्दी मौत हो जाए उस बेवा औरत की जिससे नियाज ने शादी की है, ताकि पैसे मिल सकें, उसका टीका लगाने का काम ये जो है खैरात मोहम्मद करता है। इसका नाम होता है डॉक्टर मोंटू के नाम से ये जाना जाता है। इसके बाद में अगला सवाल है सैयद अब्दुल्ला हुसैन का पहला नावल। पहला नावल आपको बताना है इनका कौन सा नावल है। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। इनके बारे में ख़ास चीज़ें जैसे आपको याद रखना चाहिए, रावलपिंडी में ये पैदा हुए हैं 1931 में। अच्छा, 1931 में ये पैदा हुए हैं, 1931। तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है,
जो अब्दुल्ला हुसैन हैं 1931 में पैदा हुए, तो गोपीचंद नारंग भी 1931 में पैदा हुए। साथ ही साथ में आपको शकीलुर रहमान का नाम याद रखना है, वो भी 1931 में पैदा हुए। ये आपसे बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नादार लोग है, कैद है, उदास नस्लें हैं, बाग है, ये चारों नॉवेल जो हैं वो अब्दुल्ला हुसैन के हैं। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो सबसे पहला इनका जो नॉवेल है वही सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ और उसका नाम है उदास नस्लें। उदास नस्लें के बारे में आपको मालूम ही है, इन्होंने अब्दुल्ला हुसैन ने इसी से अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया है। 1956 से इसको लिखना शुरू किया था और साथ ही साथ में 1956 से लिखने के साथ साथ में क्या किया है कि इसको 5 साल तक ये लिखते रहे। 1961 में ये कंप्लीट मुकम्मल हो पाया था और जो ये मंजर आम पर 1963 में आया है। इसके बाद में अगला सवाल है, देखिए कोई गलती होती है ज़रूर बताइएगा। ये रिवीजन क्लास है इसलिए ज़्यादा डिटेल पे बात नहीं करेंगे, बाकी इसमें जो खामी रह जाती है उसको ज़रूर बताइएगा। कोई भी आपका मशवरा है आप दे सकते हैं। क्वेश्चन अच्छे लगते लाइक कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। आपको बताना है कि नॉवेल है खुदा की बस्ती जो इन्हीं ने लिखा है, कितने अदवार जो हैं उस पर मुश्तमिल है। क्या 3 अदवार पे है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। या 4 है, 6 है या फिर 9 है। 9 में देखो फिरदौसी वरी है, यह आपको मालूम है। ड्रामा ज़िहाक जो है वो 6 पर है, ये चीज़ आपको मालूम है। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर सी दिया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। सी नहीं, बी। जिसने आंसर दिया होगा बच्चे ने 4। उदास नस्लें जो है वो 4 अदवार में है। पहला अदवार आपको मालूम है ब्रिटिश इंडिया के नाम से आता है और दूसरा हिंदुस्तान के नाम से आता है। तीसरा आपको मालूम होना चाहिए बंटवारा है और चौथा आखिर में अख्तामिया है। ये चीज़ आपको, इसमें एक शेर है, अफसुर्दगी सोख्ता सामा है कहरे मीर, दामन को टुक हिला के बुझी है दिलों की आग। ये वाला शेर इसमें इस्तेमाल हुआ है और दूसरा जो उन्वान है इसमें बाब है हिंदुस्तान, उसी के तहत ये शेर आता है। उम्मीद करता हूँ अब चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगला सवाल है, अयाज बेग किस नॉवेल का किरदार है? देखिए अयाज बेग आपका नॉवेल जो किरदार है वो आपसे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इस साथ ही साथ में आपको से जो है नियाज़ बेग है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये नियाज़ बेग है, अयाज बेग है और सिर्फ नियाज़, ये 3 कैरेक्टर आपको याद रखना है। अगर सिर्फ नियाज़ आपको दिया गया है तो वो अभी मैंने बात की थी खुदा की बस्ती का है। अगर अयाज का कैरेक्टर ये आपसे पूछा गया है तो ये जो है वो उदास नस्लें का है। ये है उदास नस्लें, सी आंसर इसमें सही होगा अयाज। लेकिन साथ साथ में अयाज के अलावा अगर नियाज़ बेग दे दिया है तो वो भी कैरेक्टर इसी का है, नियाज़ बेग। और सिर्फ नियाज़ है तो शौकत सिद्दीकी का नॉवेल खुदा की बस्ती का कैरेक्टर है। ये चीज़ आपसे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी को जो मालूम ये आंसर जो है वो सही हो रहे होंगे। देखो अयाज जो होता है, अयाज बेग जो यहाँ पे कैरेक्टर दिया गया है, ये इसका कैरेक्टर क्या है, ये नईम का चाचा है। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। किसका है? तो जो नईम हीरो होता है उसका ये चाचा है और इसका भाई का नाम जो है वो नियाज़ बेग होगा अयाज के। अगला सवाल देखिए, सवाल है नॉवेल बस्ती का इंतखाब किसके नाम किया गया है? उम्मीद करता हूँ सभी का मालूम होना चाहिए। ये जो पहला वाला इसमें आंसर दिया गया है ये तो है एक टेढ़ी लकीर का। यतीम बच्चों के नाम, वो यतीम बच्चे जिनके वालिदैन हयात हैं और यतीम बच्चे हैं उनके नाम इंतसाब इस तरह से पूरा नहीं दिया गया है। ये आंसर गलत है, लेकिन अब वालिदैन हयात और बच्चे जो है वो यतीम की ज़िंदगी जीते हैं, ये वाला दिया गया है टेढ़ी लकीर में। और हसन अस्करी का नाम आपको याद रखना है, ये इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए और इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा हसन अस्करी उसी का सही है। ये जो है नॉवेल बस्ती, इसका इंतसाब जो है वो हसन अस्करी के नाम आपको याद रहे। इसमें डी वाला आंसर भी आपको याद रखना है। ये वाला जो आंसर है इसमें अब्दुल अलीम और ज़फ़र मसूद, जो नॉवेल था खुदा की बस्ती, उसमें जो इंतसाब पूछा जाए खुदा की नॉवेल खुदा की बस्ती का इंतसाब किसके नाम है, तो आपका जवाब होगा पहले इसका एडिशन जो 1959 में आया था खुदा की बस्ती का, उसका इंतसाब डॉक्टर अब्दुल अलीम के नाम किया गया है और फिर ज़फ़र मसूद के नाम भी किया गया है इंतसाब किसका, इसी नॉवेल खुदा की बस्ती का दूसरा एडिशन जब आया। तो ये चीज़ आपको 4 महीने में ये मुकम्मल शायद पूरा नॉवेल किया गया है। खुदा की बस्ती लिखने में टाइम लगा है खुदा की बस्ती को। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब्बा जान मरहूम, ये किसके लिए कहा गया है? उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें जो है आपको मालूम होनी चाहिए। तो सी वाला आंसर आपको फटाफट जवाब देना है। ये किसका इंतसाब, ये किसके नाम इंतसाब किया गया है? तो इसका ये इंतसाब जो है वो आपको याद रखना है उदास नस्लें। उदास नस्लें का इंतसाब जो है वो अब्बा जान मरहूम के नाम इंतसाब है। अब क्लियर हो गया होगा, चारों के चारों आपके सामने क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, पहला वाला टेढ़ी लकीर जो है वो किसके नाम है? आपको मालूम ही है, टेढ़ी लकीर के नाम है इंतसाब।
ये वाला इंतसाब किस नावल का है, तो आपको याद रखना है हसन अस्करी जो हैं और उसके नाम जो इंतसाब किया गया है वो है बस्ती का। अब्बा जान वाला जो है वो किसके नाम किया गया है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये उदास नस्ले का है। और नीचे वाला आपको देख लीजिए अब्दुल हलीम और ज़फ़र मसूद जो हैं, इनका इंतसाब किसके नाम किस नावल का इंतसाब है इन दोनों के नाम, तो वो है खुदा की बस्ती। अगला सवाल है लक्ष्मण रेखा किसका लिखा हुआ सफ़रनामा है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट, और बहुत आसान सा सवाल भी है। देखिए इंतज़ार हुसैन का सफ़रनामा आपको मालूम ही होना चाहिए। इंतज़ार हुसैन का सफ़रनामा कौन सा है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इंतज़ार हुसैन जो है उनका सफ़रनामा है नए शहर और पुरानी बस्तियाँ, ये आपको मालूम होना चाहिए। और लक्ष्मण रेखा किसका है, तो आंसर आपका बी सही होगा, यानी इलियास अहमद गद्दी। साथ ही साथ में समीउल्लाह का नाम जो दिया गया है तो मुसाफिराने लंदन इनका भी है, और सर सैयद का भी सफ़रनामा आता है। और फरहत बेग का तो आपको मालूम होना चाहिए, बोरिनो का सफ़र ख्याली है सफ़रनामा, वो भी चीज़ आपको याद रहे। अगला सवाल है किस सिन्फ में प्लाट की हैसियत जिस्म में रीढ़ की हड्डी किसी होती है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए ये सवाल मेरे ख्याल से तो थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन इसमें एक चीज़ उन्होंने गड़बड़ नहीं किया है। नोबेल अगर आंसर दिया जाता है तो नोबेल में भी यही हालत होती है, और अफसाना, तो आंसर इसमें सही होगा अफसाना। अफसाना जो होता है उसमें अफसाने के अंदर जो प्लाट है वो उसकी हैसियत जिस्म में रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। नोबेल में भी होती है, लेकिन अफसाना बहुत ही अहमियत का हामिल है इस चीज़ के लिए। एक चीज़ और याद रखिए, अफसाने के बारे में आपको बात अगर ख़ास चीज़ में देखा जाए तो सवाल जहाँ से बन सकता है, तो उसमें अफसाना जो होता है उसकी नुमायाँ और अहम खुसूसियात में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है वो वहदत तासुर है। ये चीज़ आपको याद रहे, शायद इससे पहले भी ये किसी एग्ज़ाम में ये पूछा भी जा चुका है। अगला सवाल है हार जीत और रफ़ीक़ तन्हाई किसके अफसाने हैं। एक चीज़ और याद रखिए, इंतज़ार हुसैन जो है एहतशाम जो हैं वो पूछा जाता है कि एहतशाम ने उर्दू अफसाने का मौजिद किसे माना है, तो इन्होंने प्रेमचंद को माना है, ये चीज़ आपको। और बकार अजीम और कमर रईस इन दोनों ने उर्दू का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन इन्हीं मुंशी प्रेमचंद का माना हुआ है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए हार जीत और रफ़ीक़ तन्हाई ये किसके अफसाने हैं। सबसे पहले आपके सामने एक नाम दिया गया है सज्जाद ज़हीर का। इनके बारे में आपको क्या मालूम होना चाहिए, इनके बारे में जो ख़ास इनके तसानीफ़ें हैं, उन तसानीफ़ों में इन्होंने जो अंगारे के नाम से अफसानवी मजमुआ आया था उसमें 5 अफसाने लिखे थे, शायद ये आपको मालूम होगा, और उसमें और भी अदीबों ने अफसाने लिखे हैं, वो याद रहना चाहिए। दूसरा है राशिदुल खैरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे तराना तनवीर के नाम से इनका बहुत बड़ा अफसाना, बहुत मशहूर अफसाना है। मजलूम बीबी जो है एक अफसाना था, वो भी इन्हीं राशिदुल खैरी का है। और शायद एक और कोई इनका बड़ा मशहूर अफसाना है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन खैर ये चीज़ आपको याद ही रहे कि तराना और तनवीर इनका इंपॉर्टेंट है, पहला ही शायद है, लेकिन ये है इन्हीं का, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, इतना कन्फर्म है। अली अब्बास हुसैनी के बारे में याद रहे, इसमें आंसर अली अब्बास हुसैनी ही होगा, क्योंकि हार जीत और रफ़ीक़ तन्हाई ये जो हैं अली अब्बास हुसैनी के हैं। अली अब्बास हुसैनी के बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे बासी फूल इनका एक बहुत मशहूर था, कड़वा घूंट इनका बहुत ही मशहूर जो है, मेला घूमनी है, यह कई बार मैंने मुकाबला है, पागल करके पागल के नाम से इनका बहुत मशहूर इनका जो है अफसाना है। तो नूरो नार एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका याद रहना चाहिए। तो ये जो है किसके हैं, ये सारे के साथ दोनों जो अफसाने हैं जो आपके सामने ऑप्शन में दिख रहे हैं, ये अली अब्बास हुसैनी के हैं। ये आंसर आपका सही जो हुआ है वो सी आंसर एकदम बिल्कुल सही होने वाला है। अच्छा, सज्जाद ज़हीर का मैं बता रहा था, उनका मुझे अफसाना याद आता है, जैसे नींद नहीं आती, ये एक अफसाना था इनका। जन्नत की बसारत था। Concept clarity, practice MCQs, Urdu literature, easy language. Order now on the app or call. करता चलूँगा। पहला सवाल है दर्जा झेल में से कौन सा किरदार सहरुल बयान का है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए और सभी का सही हुआ होगा। देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला इसमें जो कैरेक्टर दिया गया है आपके सामने, पहले कलर चेंज करते हैं। सबसे पहला जो आपके सामने आंसर दिया गया है फ़िरोज़ का, तो ये फ़िरोज़ जो कैरेक्टर है इसको याद रखना, ये गुलजार नसीम का कैरेक्टर है। कैलाश आपको याद रहना चाहिए। कैलाश का जो है वो 2 जगह जिक्र आता है, एक तो कैलाश पहाड़ होता है, रानी केतकी की कहानी में इस्तेमाल हुआ है जहाँ का महेंद्रगढ़ रहने वाला था। दूसरी चीज़, कैलाश नाम का कैरेक्टर जो है वो फायर एरिया नॉवेल के अंदर भी आता है। इसके बाद में ये 2 आपके सामने ऑप्शन हैं,
और इसमें जिस बच्चे ने सी आंसर दिया होगा उसका बिल्कुल सही है। मसूद शाह आपको नाम अच्छे से याद रहना चाहिए, बद्र मुनीर का बाप होता है। फिरोज़ वक्त ये भी आपको याद होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ याद ही होगा, ये फसाना अजाइब का कैरेक्टर है। अब आगे बात करते हैं। अगला सवाल है 1732 में फजल अली फजली ने करबल कथा किसकी फरमाइश पे लिखी थी? उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको मालूम ही होंगी। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें जो पहला वाला आंसर है जो लिखा हुआ है मोहम्मद शाह बादशाह, इनका कैरेक्टर क्या है कि 1732 में जो है ये इनके ही दौर में लिखी गई बादशाह यही थे। और आपको जो है वो बताना ये है कि किसकी फरमाइश पे लिखी गई है। दूसरी चीज़ एक तज़करा है तबक़ातुश शुराए हिंद, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। सबसे पहले तबक़ातुश शुराए हिंद के ज़रिए करबल कथा को मुतारिफ़ कराने का काम जो है वो मौलवी करीमुद्दीन ने किया था। ये चीज़ आपको याद रहे तो अच्छी बात है। अब आपको फटाफट जवाब देना। देखो एक है कमालुद्दीन हुसैन बिन अली, जो आपके सामने लिखा हुआ है वाइज़ काशफ़ी, ये जो आंसर बी आपको दिख रहा है, इनकी किताब लिखी हुई है रोज़तुश शुहदा, उसी का ये तर्जुमा है। इनकी ही दूसरी किताब जो है वो एक और आपको मालूम है इखलाक़ मोहसिनी भी इन्हीं की लिखी हुई किताब है। तो इनकी ये किताब लिखी हुई है जिसका तर्जुमा है करबल कथा। मैं आसान करता जाता हूँ, उम्मीद करता हूँ अब आपने गेस कर लिया होगा इसमें आंसर क्या सही होगा। आपने अगर आंसर सी दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। ये नाम आपको याद रखना है नवाब, इनका पूरा नाम है नवाब शरफ अली ख़ान। इनकी फरमाइश पे ही इसको लिखा गया है करबल कथा को। और करबल कथा के बारे में बाकी चीज़ें आपको मजहबी के तो वाक़यात को इसमें करबला के बयान को किया गया है। इसके बाद में अगला सवाल है। अब अगला सवाल है इंशाउल्लाह खान इंशा का इंतकाल 1817 में हुआ है। तो ये कहाँ इनका जो है वो इंतकाल हुआ है? सभी को मालूम है। इनकी पैदाइश पूछी जाए तो वो पैदाइश जो हुई है वो 1752 में हुई है, सभी को मालूम है। निकातुश शोरा भी 1752 में लिखा गया है, यहाँ पे आपको याद रखना है 1752। तो इसी में इनकी पैदाइश कहाँ हुई है? तो मुर्शिदाबाद। ये चीज़ आपको याद रहे, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने अपना पहला दीवान जो है वो 16 साल की उम्र में ही मुकम्मल कर लिया था, ये चीज़ आपको मालूम रहे। आसिफुद्दौला के ज़माने में ये लखनऊ चले गए थे, ये भी चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। और इनकी अदबी चश्मक पूछी जा सकती है तो अदबी मुसहफ़ी और मिर्ज़ा अज़ीम बेग जो थे उनसे इनकी अदबी चश्मक थी। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर इसमें सही हुआ होगा। पैदा देखो मुर्शिदाबाद में हुए हैं, तो इंतकाल इनका कहाँ हुआ है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। जिसने भी लखनऊ दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अच्छा जो इंशा हैं वो किसके मुसाहिबों में माने जाते हैं? तो सआदत अली ख़ान, जो पीछे अभी नाम दे दिया गया था ऑप्शन में। इसके बाद में अगला सवाल है दर्जा झेल में से इंशाउल्लाह खान इंशा की लिखी हुई इंशाउल्लाह खान इंशा की अदबी चश्मक किससे थी? देखिए ये सवाल आपके सामने घूम करके आ गया है, इसकी तो मैं अभी बात कर ही चुका है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो जिस बच्चे ने इसमें आंसर जो है वो सी दिया होगा वो आंसर बिल्कुल सही है। मुसाफ़ी और मिर्ज़ा अज़ीम बेग जिसने भी आंसर दिया उसका बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। एक इनकी किताब लिखी हुई थी दरियाए लताफ़त, उम्मीद करता हूँ सभी को उसके बारे में मालूम होगा। 1802 में दरियाए लताफ़त लिखी थी। ये कवायद की किताब है, उर्दू की कवायद इसमें लिखी गई है। ज़बान जो है वो इस किताब की फ़ारसी है। और दूसरी चीज़ इस किताब का उर्दू में तर्जुमा जो है वो पंडित ब्रजमोहन दातात्रेय कैफ़ी साहब जो हैं उन्होंने किया है, ये चीज़ आपको नहीं भूलना चाहिए। सवाल है रानी केतकी की कहानी का किरदार जोगी महेंद्रगढ़ के कितने लाख अतीत थे? एक अलग तरह का सवाल है और पूछ लेते हैं। कैरेक्टर इसके आपको याद रहना चाहिए। देखिए इसमें हीरो जो है कुंवर उदयभान, और उसके बारे में आपको याद रखना उसके माँ बाप का नाम। कुंवर उदयभान जो है उसकी माँ का नाम ख़ासतौर से रानी लक्ष्मी बास है, वो याद रखना है। और बाप जो हैं वो सूरजवाहन है, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। और जो इसकी हीरोइन है इस रानी केतकी की, यानी ये जो रानी केतकी होती है उसकी माँ का नाम जो है वो रानी कामलता है। और उसके जो वालिद हैं उनका नाम आपको याद रखना है जगत प्रकाश, ये चीज़ आपको याद रहे। तो इसमें आंसर उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर जिसने बी दिया है, इनके 9 लाख अतीत थे, सभी को मालूम ही होगा। किसके? तो जो गुरु थे इनके महेंद्रगढ़, उनके कितने लाख अतीत थे? वो 9 लाख अतीत थे, ये चीज़ आपको। और राजा इंद्र के दोस्त का अगर नाम पूछें तो आपको याद रहना चाहिए राजा जो इंद्र हैं वो महेंद्रगढ़ का ही दोस्त है, इसी का कैरेक्टर है, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। इसमें जो राजा इंद्र हैं उनके हाथी का नाम कहीं पूछ लें तो वो याद रखना चाहिए अमरावत इनके हाथी का नाम था। सवाल है मीर अमन दहलवी की पैदाइश किस सन में हुई है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान सा सवाल है,
उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा, गलत नहीं होना चाहिए। देखिए तबक़ातुश्शुराए हिंद अभी करीमुद्दीन का मैंने बताया था, जो जिन्होंने सबसे पहले उर्दू अदब में मुतारिफ़ कराने का काम किया था करबल कथा को, और इन्हीं का जो तज़किरा तबक़ातुश्शुराए हिंद है उसी में इन्होंने करीमुद्दीन ने मीर अमन का तखल्लुस आमान बताया था। ये भी चीज़ आपको मुझे याद आती है, वो याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे आपके सामने जो आंसर है फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। 1732 आपको याद रहना चाहिए, और 1732 ये वही सन है जिसमें करबल कथा का तर्जुमा हुआ है। अभी अभी बिल्कुल मैंने आपके सामने बात की है, उम्मीद करता हूँ वो सभी को याद ही रहेगा। तो इस तरह से आपको मैच करा करके चीज़ें याद रहनी चाहिए, तो उससे और जल्दी आसान हो जाता है आपको याद कर पाना। 1808 में इनका इंतकाल हुआ था, अमीर अहमद दहलवी का। ये चीज़ भी हिरात के इनका ख़ानदान कहाँ का था भाई? मीर हसन जो हैं उनका ख़ानदान तो हेरात का था। इनका ख़ानदान कहाँ से हिंदुस्तान में आया था हिजरत करके, ये ज़रूर बताइएगा। हाँ, इनका जो है जॉन गिलक्रिस्ट से जो इनको मुतारिफ़ कराने का काम किया था बहादुर अली हुसैनी ने किया था, वो आपको याद रहना चाहिए, शायद याद भी होगा। अगला सवाल है, सैयदी बहार और ख्वाजा अहमद और यूसुफ सौदागर, ये तीनों कैरेक्टर हैं, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होंगे। तो ये कैरेक्टर तो हैं बागो बहार के, तो किस दरवेश जो है उसके तहत ये सारे कैरेक्टर आए हैं? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए इसमें शेर वाला भी बहुत बड़ा मसला रहता है, कौन सा शेर किस दरवेश के तहत आया है। देखिए जो पहला दरवेश है उसके तहत जो हैं 3 शेर ही आपको 4 याद होने चाहिए, ख़ास तौर से 3 शेर। एक तो वो नहीं मोहताज ज़ेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, कि जैसे खुशनुमा लगता है देखो चांद बिन गहने, ये वाला शेर पहले दरवेश में ही आया है। और इस दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, ये आपने खूब सुना होगा। नहीं, ये इस दर्द दिल से मौत हो या दिल को ताब हो, किस्मत में जो लिखा हो आगही शताब हो, ये वाला शेर जो है वो भी पहले दरवेश में ही आया है। और जो मैं अभी बताने जा रहा था, इस दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, बरनतात के लिए कुछ कम न थे करो बयां, अगर ये पूछा जाता है शेर, तो ये जो है वो दूसरे दरवेश के तहत आया है। तो सबसे ज़्यादा शेर जो है वो दूसरे दरवेश में है। पहले वाले दरवेश में सिर्फ 3 ही शेर आपको हैं। एक वो सौदा का शेर है पहले दरवेश में, मवादा हो कोई आलम गिरेवा, मवादा हो कोई जालिम तेरा गिरेवागीर, इस तरह से है। और मेरे लहू को तू दामन से धो, हुआ सो हुआ, ये शेर भी जो है वो पहले दरवेश। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो पहला ही दरवेश सही होगा, ये सारे कैरेक्टर तीनों। इसमें पहले दरवेश में एक और आपको याद रखना चाहिए। देखिए सैयदी बहार का कैरेक्टर है, यूसुफ सौदागर का कैरेक्टर है, साथ ही साथ में ख्वाजा अहमद का कैरेक्टर है, और ईसा हुज्जाम का भी कैरेक्टर जो आपको याद रखना चाहिए मेरे ख्याल से। उम्मीद करता हूँ ये याद भी होगा। अगला सवाल है, रजब अली बेग। रजब अली बेग सुरूर की आपको पैदाइश बतानी है, किस सन में हुई है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ अब इसमें आंसर सभी का सही होना चाहिए। देखिए इनका इंतकाल सभी को मालूम है, इनका इंतकाल और गालिब का इंतकाल एक साथ हुआ था, बनारस में इंतकाल हुआ था। कब हुआ था तो आपको ये चीज़ याद ही होगी। ये क्या हो गया, 1869 में आपका इंतकाल हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। बनारस में इंतकाल हुआ है, वालिद का नाम असगर अली बेग था, ये चीज़ आपको याद रहे। और इनके जो शायरी में जो इन्होंने इस्लाह ली है, शागिर्द ये थे, तो वो नवाजिश के थे, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। हुसैन नवाजिश के ये शागिर्द रहे हैं। फटाफट जवाब देने की कोशिश। जिस बच्चे ने पहला आंसर दिया है बिल्कुल सही है, 1786 के बजाय 786 याद रखिएगा। ये वो बहुत इंपॉर्टेंट सन है जब रजा अली बेग सुरूर पैदा हुए 1786 में, और इसी सन में सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर कुरान मजीद का तर्जुमा भी किया गया था। शायद आपको ये बात पहले से ही मालूम होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ याद रखिए, रजब अली बेग सुरूर की अगर बात हो रही है तो इनके बारे में एक चीज़ याद, गाज़ीउद्दीन हैदर जो थे उन्होंने इन्हें लखनऊ से निकाल दिया था, और नसीरुद्दीन हैदर ने इनको वापस बुला लिया था, और नवाब वाजिद अली शाह ने इनको 50 रुपये माहवार पर अपने दरबार में शोरा में शामिल किया गया था। तीनों नवाबों का आपको मालूम रहना चाहिए। अगला सवाल है, किसका कौल है कि अवध पंच से पहले रजब अली बेग सुरूर तर्ज तहरीर की परस्तिश होती थी। तो रजब अली बेग सुरूर के जो तर्ज तहरीर है उसकी परस्तिश होती थी कब? अवध पंच से पहले। ये कॉल किसका है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखो, नासिख और सुरूर दोनों अपने असालीब बयान के वास्ते लखनऊ के नुमाइंदा अफराद हैं। ये अगर पूछा जाए किसका कॉल था तो रशीद हसन खान का था, क्योंकि फसाना अजाइब को उन्होंने ही तरतीब देने का काम भी किया है।
उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। अच्छा, ये पहली बार जो शाया हुई है वो 1847 में शाया हुई है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको, और ये इसकी पहचान क्या है कि इसकी इबारत जो है वो आपको याद रहना चाहिए, पुरतकल्लुफ़, निहायत पेचीदा और मुकफ़्फ़ा मुसज्जा है फसाना अजाइब की। और फसाना अजाइब के अलावा रज़ब जो लिखी हुई सबरस है उसकी भी तहरीर जो है वो मुकफ़्फ़ा और मुसज्जा की ही है। तो इसमें जिस बच्चे ने बी आंसर दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। आपका आंसर सही होगा ब्रिजनारायण चकबस्त। इनके बारे में आपको याद रखना है। सवाल है बोस्तान ख़याल के जवाब में, बोस्तान ख़याल किसके जवाब में लिखी गई थी? तो जैसे फूल वन है कि फूल वन के जवाब में कौन सी तसनीफ़ लिखी गई, नया दर्पण, कौन सी किसके जवाब में लिखी गई, इस तरह से भी आपको याद रखना चाहिए। जैसे बागो बहार है उसके जवाब में रजब अली बेग ने फसाना अजाइब लिखी, और फसाना अजाइब के जो है जवाब में सैर सुखन लिखी गई, और फिर उसके जवाब में जो है तिलस्मे करके मुझे याद नहीं आ रही है वो लिखी गई है, याद आएगा तो बताएंगे। तो इस तरह से कौन सी किसके जवाब में लिखी गई वो याद रहना चाहिए। बोस्तान ख़याल किसके जवाब, बोस्तान ख़याल जो है किसके जवाब में लिखी गई है ये आपको बताना है। फटाफट आपके सामने आंसर, ये चारों ऑप्शन हैं, इनको देखिएगा। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अनवार सहेली, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को मालूम है अनवार सहेली के बारे में। अनवार सहेली में अनवार सहेली ऐसी तसनीफ़ है जिसमें जानवरों को तमसील बना करके तमाम कहानियाँ फ़ारसी में लिखी गई, बाद में उनके अलग अलग डिफरेंट नाम से तर्जुमे हुए। जैसे गुंज खूबी का तर्जुमा इखलाक़ मोहसिनी से माना जाता है, और बहुत किताबें हैं जो अनवार सहेली से हुई हैं। इखलाक़ मोहसिनी भी जो है कुछ इसी तरह की किताब है, इखलाक़ मोहसिनी। अच्छा, ये किताब जो है इखलाक़ मोहसिनी, अभी बात मैंने की थी, मुल्लाबाज काशफी की किताब है। 9 तर्ज मुरस्ता जो है वो उर्दू का पहला अदबी नमूना शुमाली हिंद की मानी जाती है, तहसीन की लिखी हुई, और 4 दरवेश का किसी ने इसको तर्जुमा भी बताया है। आपका आंसर जिसने भी सी दिया है वो सही है बिल्कुल, अमीर हमज़ा। अमीर हमज़ा को 3 राइटरों ने लिखा है, जाह करके लिखा है, कमर करके एक राइटर हैं, और एक ग़ुलाम रसूल करके राइटर हैं। उन लोगों ने मिल करके इस अमीर हमज़ा को लिखा है, और उम्मीद करता हूँ अमीर हमज़ा के बारे में आपको मालूम भी होगा। तो ये अमीर हमज़ा ही जो है, और ये बाद में जो है इसको नवल किशोर प्रेस ने 46 जिल्दों में इसको शाया किया था। दूसरी चीज़ है, अमीर हमज़ा जो है बोस्तान ख़याल जो लिखी गई थी वो फ़ारसी में अगर पूछी जाए कितने उसमें लिखी गई जिल्दों में, तो 15 जिल्दें हैं, और 15 ही साल में लिखी गई। ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए। अगला सवाल है, दास्तान बोस्तान ख़याल में किस शहर को, दास्तान बोस्तान ख़याल में किस शहज़ादे को साहिब कुरान आज़म और साहिब कुरान इश्क कहा गया है? देखिए इसमें 3 शहज़ादे हैं, सभी को मालूम होगा, और इसमें जो है वो 5 क्या कहते हैं कुल मिलाकर के तिलस्मात का जिक्र किया गया है। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम ही होगा। तो इसमें क्या है, जो शहज़ादा माजुद्दीन है, सबसे पहला वाला ये वाला आंसर देखिए, शहज़ादा जो है माजुद्दीन, तो ये माजुद्दीन जो होता है इसको साहिब कुरान अकबर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में है खुर्शीद ताजबख्श। खुर्शीद ताजबख्श का नाम आपको याद रखना है, इसी को ये लक़ब मिले हुए हैं। आंसर आपका बी वाला सही होना होगा। इसी को साहिब कुरान आज़म और साहिब कुरान इश्क के नाम से जाना जाता है। और बदर मुनीर जो नीचे दिया गया है इसको भी 2 लक़ब दिए गए हैं, साहिब कुरान असगर और साहिब कुरान अक्ल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये कैरेक्टर आपको याद रहें। शहज़ादी नौबहार का कैरेक्टर इसी बोस्तान ख़याल का है। ज़हरा जबी जो है इसका भी कैरेक्टर इसी दास्तान का लिखा हुआ है, बोस्तान ख़याल का ही कैरेक्टर है। जमशेद खुद परस्त जो नाम का कैरेक्टर आता है वो भी इसी दास्तान का है। और माजुद्दीन की महबूबा जो होती है वो मलिका शम्स ताजदार के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल है, ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, बहुत आसान सा सवाल है, गौर कीजिएगा। पूछा जाए ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो ये आपको बताना है, ये जो है वो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। भाई यूनान जो था सबसे पुरानी किस्म मानी जाती है ड्रामे की। ड्रामे 2 तरह के होते हैं, एक ट्रेजिडी ड्रामे होते हैं, और दूसरे ड्रामे किस तरह के होते हैं, तो वो कॉमेडियन जो ड्रामे होते हैं। तो अलमिया और तरबिया के नाम से उनको जाना जाता है। बहदतें जो होती हैं वो 3 होती हैं ड्रामे में। बहदत अमल होती है, और बहदत ज़बान होती है, बहदत मकान होती है। तो 3 तरह की वहदतें होती हैं। अरस्तु जो है, अरस्तु ने ड्रामे में सबसे अहम जो चीज़ बताई है वो प्लाट को बताया है। और अरस्तु के मुताबिक जो है वो ड्रामे के अज्जाए तरकीबी जो हैं वो भी आपको याद रहें 6 हैं। अरस्तु के मुताबिक अज्जाए तरकीबी जो हैं वो ड्रामे के 6 हैं, ये नहीं आपको भूलना है। और इसी ने ड्रामे को
जो है अम्ल की नकल कहा है अरस्तू ने। अगला सवाल देखिए, सवाल है भरत मुनि ने ड्रामे को कितने अज्जाए तरकीबी में बांटा है। ये चीज़ आपको नहीं भूलना है। तो बहुत आसान सा सवाल है, आपका आंसर सही होगा 5। देखिए 6 में अभी मैंने बात की थी, 6 किसने बताए हैं, तो अरस्तू ने बताए हैं इसके अज्जाए तरकीबी। 5 किसने बताए हैं, तो ये बताए हैं भरत मुनि ने। 5 के तौर पे आपको याद रखना है। तशबिया के अरकान कितने होते हैं, रुकन कितने होते हैं, वो भी 5, और कसीदे के भी 5 ही होते हैं। ये चीज़ आपको 8 जो होते हैं वो मरसिया के होते हैं, और 2 जो नीचे दे रखा है तो ड्रामे की जो है किस्में कितनी होती हैं, 2 होती हैं। ये चीज़ आपको मालूम है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको जहन में होंगी। सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी का आना चाहिए। चंद्रावली और खून नाहक किसके मशहूर ड्रामे हैं। चंद्रावली और खून नाहक, ये आपको फटाफट जवाब देना है। देखिए सबसे पहले दे रखा है तालिब बनारसी। तालिब बनारसी के बारे में मैंने बताया था। निगाह गफलत इसका नहीं भूलना है, और लैलो निहार। तालिब बनारसी के बारे में याद रखना, जो है निगाह गफलत और लैलो निहार, गोपीचंद, ये 3 ड्रामे बहुत इंपॉर्टेंट। गोपीचंद, साथ ही साथ निगाह गफलत और लैलो निहार। लैलो निहार, निगाह गफलत, गोपीचंद, कतई इस तरह से रट्टा मार लीजिए। और अगला आपके सामने जो आंसर दिख रहा है, मोहम्मद हसन अहसन जो हैं आपके सामने दिख रहा है, तो यही आपका आंसर सही होने वाला है। यहाँ से आपको आंसर देखना है बी। जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए इनके बारे में आपको जानना यह है कि इनका ये चंद्रावली और खून नाहक तो है, साथ ही साथ में इनका आपको एक ड्रामा याद रखना है, वो शहीद वफा। आपसे पूछा जा सकता है, इन्हीं का लिखा है। एक बंदा और आपको नीचे दिख रहा है जिसका नाम है यह है नारायण प्रसाद बेताब। नारायण प्रसाद कत्ले नज़ीर इनका लिखा हुआ ड्रामा है। महाभारत इनका है, कृष्ण सुदामा है। ख़ास तौर से हिंदी जो हिंदू मैथोलॉजी है उसके अंदर जो घटनाएं हुई हैं, तारीख़ी चीज़ें, उन पर लिखे गए। तो इन महाभारत है जैसे, और कृष्ण सुदामा है, ये ड्रामे जो हैं बेताब प्रसाद के ही हैं, जो है नारायण प्रसाद बेताब के ही हैं। और इस साथ ही साथ में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना चाहिए, मदर इंडिया भी ड्रामा है। और ये नाम आपको नया लग रहा होगा, मोहम्मद अली मुराद लखनवी। इनका नाम आपको याद रखना है। क्यों ये मशहूर है, तो काला चिराग जो है इनका मशहूर है, और लालो गौहर इनका लिखा हुआ ड्रामा है। सवाल है अमानत लखनवी का इंतकाल किस सन में हुआ था, तो ये आपको फटाफट जवाब देना है। देखिए कोशिश करते हैं अच्छा मटेरियल आपके सामने आए, आपका एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकल सके। कोई भी गलती होती है ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको देखना है, मुसलसल मेरे चैनल पे जुड़ना है, तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे भीड़ नहीं इकट्ठा करनी, चंद लोग अच्छे चाहिए हैं। तो इसमें अगर दिल करे सब्सक्राइब करें, दिल करे ना करें, हाँ शेयर ज़रूर कर दिया करें उन दोस्तों को, उन साथियों को जो बच्चे उर्दू की तैयारी कर रहे हैं। अब अमानत लखनवी के बारे में जानना है। देखिए इनकी पैदाइश तो 1815 में हुई, आपको मालूम ही है। कहाँ पैदाइश इनकी हुई है, तो लखनऊ में हुई है, ये चीज़ आपको मालूम है। एक चीज़ इनके बारे में, एक फैक्ट जो है वो आपको याद रखना चाहिए। अमानत जो हैं, इन्होंने अमानत ने सबसे पहले तखल्लुस अमानत रखा, बाद में उस्ताद रखा है। ये मुझे शक है, पूछा जा सकता है पहले इनका तखल्लुस कौन सा था, तो ये पहला जो तखल्लुस था उसी से फेमस हुए, बाद वाला तखल्लुस इनका चला नहीं। और ये 69 जो आपको दिख रहा है, ये अभी हम बात कर चुके हैं। रजब अली बेग सुरूर का इंतकाल इस सन में हुआ है, गालिब का हुआ है, शेफ्ता का हुआ है, मिरातुल उरूस लिखा गया है। इस तरह से चीज़ें आपको जहन में रहनी चाहिए। और साथ ही साथ में उर्दू मोहल्ला इनका आया है, खुतूत का मजमुआ जो 472 पर है। 47 ये आपके सामने दिया है, 1847, ये भी आपको मालूम होगा। 1847 में दीवान गालिब दूसरी मरतबा शाया हुई है गालिब की। और साथ साथ में गालिब दूसरी बार जेल भी गए थे, जब 200 रुपये का इनके ऊपर जुर्माना लगा, और साथ ही साथ में 2 साल की इनको सज़ा भी हुई थी। और साथ ही चीज़ आपको ये याद रखना चाहिए, 47 में ही आसारुल सनादीद लिखी गई, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उम्मीद करता हूँ अब तो क्लियर हो गया होगा। आपका आंसर जो है वो 1858 है। रजब अली इनका अमानत का जो है वो इंतकाल 1858 में, बहुत कम उम्र में इनका इंतकाल हो गया था। इनके बुजुर्ग जो है वो ईरानी थे, इसलिए इनका याद रखिएगा ताल्लुक़ जो है वो ईरान से मिलता है। और ये ऐसे राइटर हैं जिन्होंने शायरी की इब्तदा जो है वो नोहे सलाम लिख करके अपनी की थी, वरना गज़ल और मसनवी वगैरह से लोग करते हैं। अगला सवाल देखिए, दर्जा झेल में से किस ड्रामे का प्लाट गहरा और सादा है। जो आपके सामने आंसर दिख रहे हैं इन्हीं में आपको जवाब देना है। अनारकली, ज़िहाक, इंद्र सभा, तो ये फटाफट आपको जवाब देना है।
देखिए, आप उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। रजब अली बेग सुरूर की फरमाइश पे ही इसको 1855 में शया किया गया है। ये शायद आपको मालूम ही होगा। पहली बार जो है लखनऊ से शया हुआ था 55 में। तो इंदर सभा अब आपका आंसर सही है। जिसने भी दिया होगा सी आंसर, उसका आंसर सही है। इसमें 4 परियां हैं। सबसे पहले पुखराज परी रक्स करती है, फिर नीलम परी, फिर लाल परी और फिर उसके बाद में सब्ज परी करती है। सवाल है किसका कौल है? अमानत ने इस खला को इस तरह पुर कर दिया कि गोया उस वक्त ड्रामे की देवी जाग उठी। ये किसने कहा है इनके ड्रामे के लिए? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देना चाहिए। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। किसने कहा था कि अमानत ने इस खला को इस तरह पुर कर दिया कि गोया उस वक्त ड्रामे की देवी जाग उठी? तो ये आंसर उम्मीद करता हूँ सभी का एहतशाम जिसने दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। एहतशाम ने 2 कॉल इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कहे थे। एक तो यही देवी वाली बात जो है वो एहतशाम ने कही है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा इंदर सभा जो है वो हिंदुस्तानी नाटक की बेरिवायत की अंगड़ाई थी। ये बात भी एहतशाम की ही कही हुई है। और इनके बारे में ख़ास तौर से पूछा इनका कॉल ज़्यादा जाता है मसीहुज़्ज़मा का। इन्होंने कहा तरकीबों की चुस्ती और अंदाज़े बयानी की पुख्तगी के एतबार से इंदर सभा ड्रामा होने के बावजूद इंदर सभा उर्दू का पहला ड्रामा होने के बावजूद ऐसे मर्तबे पर है जहां 19वीं सदी का शायद ही कोई ड्रामा हो। अगला सवाल देखिए। सवाल है आगा हशर काश्मीरी के बारे में जानिए। आगा हशर काश्मीरी ने हैदराबाद में किसके साथ मिलकर के न्यू अल्फ्रेड कंपनी खोली थी? ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। आगा हशर काश्मीरी जो हैं इनकी पैदाइश कश्मीर में ना होकर के बनारस में हुई है। ये चीज़ याद है। इंतकाल इनका लाहौर में हुआ था, सभी को मालूम ही होगा। देखिए आगा हसर काश्मीरी जो हैं तो किसकी फरमाइश पे इन्होंने ये काम किया है? न्यू अल्फ्रेड कंपनी इन्होंने खोली है। आपको एक नाम दिख रहा है काऊस जी खटाऊ का। तो ये बंदा है, इसके बारे में जो है आपको जानना है। इनके साथ में इनकी एक कंपनी थी जो है अल्फ्रेड थर्टिकल कंपनी। तो अल्फ्रेड थर्टिकल कंपनी में 35 रुपया महीने पर नौकरी की थी इनके वहाँ। तो ये चीज़ आपको याद रहे। फिर राजा राघवेंद्र राव का नाम आपको याद रहे। यही आपका आंसर है कि इनके साथ मिलकर के राजा राघवेंद्र राव के साथ मिलकर के आगा हशर ने क्या करा कि न्यू अल्फ्रेड थर्टिकल कंपनी जो है खोल ली। ये जो आपको आंसर में क्वेश्चन में ऊपर दिख रहा है। तो न्यू अल्फ्रेड कंपनी किसके साथ खोली है? तो राजा राघवेंद्र राव के नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में एक नाम आपको दिख रहा होगा हाफिज़ अब्दुल समद। ये जो है वो फारसी के उस्ताद हैं आगा हशर काश्मीरी के। और महाराजा आपके सामने दिख रहा है महाराजा उफ चरखारी। इनका नाम आपको क्या है इनका ताल्लुक हजरत इनसे आगा हशर काश्मीरी से? तो इनके बारे में याद रखना है कि इन्होंने भी एक कंपनी खोली की इनके बारे में आपको ये जानना है कि आगा हशर 1924 में क्या करा था? कोलकाता से बनारस आकर के बनारस आए और उन्होंने अपनी कंपनी कायम की। बाद में इसी कंपनी को 50,000 रुपये में इन्होंने ख़रीद लिया था, जिनका नाम है महाराजा उफ चरखारी साहब। और ये चरखारी लेकर के चले गए थे। अगला सवाल है ड्रामा यहूदी की लड़की का दूसरे एक्ट का 5वां सीन कौन सा है? मैंने कई बार कहा है कि इसके सारे सीन देखिए 1911 में लिखा गया। 16 इसमें सीन हैं और 3 इसमें एक्ट हैं। 3 इसमें एक्ट हैं और 16 सीन हैं। पहले एक्ट में 16 पहले एक्ट में 8 सीन हैं, दूसरे में 5 हैं और तीसरे में 3 हैं। उम्मीद करता हूँ ये इनको आप ऐसे याद रखिएगा कि पहले आप 8 याद रखिएगा। तो 8 में सबसे पहले महल, फिर यहूदी मोहल्ला, दूसरे बाद में रास्ता और फिर पहला जो है वो महल है, फिर यहूदी का मोहल्ला है दूसरा, और तीसरा जो है वो रास्ता है, चौथा यहूदी मोहल्ला है, 5वां मकान है, छठा उजरा का मकान है, 7वां फिर मकान है और 8वां फिर जो है वो 8वां क्या है? बाग है। 8वां आपको याद रखना है बाग है। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आपको याद रहना चाहिए। दूसरा जो एक्ट है उसमें 5 ही हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले शाही महल, शाही महल के अंदर दरबार, दरबार में कामत का मकान, कामत का मकान कैसा? महल, अगला महल है और महल के बाद में है मजहबी अदालत।
5 ये हैं, और तीसरे एक्ट में 3 ही सीन हैं, तो रास्ता, दारुल अजाब और दरबार, ये 3 हैं। अब आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे दूसरे एक्ट का 5वां सीन पूछा है, यानी अभी मैंने बताया था 5वां कौन सा है, तो पांचों दूसरे में 5 ही हैं, तो 5वां सबसे आखिरी वाला इन्होंने इसमें पूछा है। उम्मीद करता हूँ सभी है। मजहबी अदालत जिस बच्चे ने दिया होगा जवाब, उसका आंसर बिल्कुल सही है, यानी डी आंसर जिस बच्चे ने दिया उसका सही है। अब महल कौन सा है, तो पहले एक्ट का पहला ही सीन जो है वो महल है। एक चीज़ याद रखिएगा महल के बारे में। दूसरी बात जो है, दूसरे एक्ट का जो चौथा सीन है वो भी महल है, ये भी एक चीज़ आपको जहन में रहनी चाहिए। और रास्ता आपको पता होना चाहिए, रास्ता जो पहले वाला हमने एक्ट बताया है उसमें जो है तीसरा सीन जो है वो रास्ता है। खैर ये अलग नहीं, मैंने पहले कहा 8वां आप याद कर दीजिए, उसके तरह से आपको याद करके बताना है, तभी आप ये बता भी सकते हैं। आगे है सरख़ा, सुरख़ा, रहीम, करीम, मनवा, ये किसके किरदार हैं, किस किताब के किरदार हैं? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर फटाफट सही होना चाहिए। तो इसमें यहूदी की लड़की जिस बच्चे ने जवाब दिया है उसका आंसर सही है। यहूदी की लड़की आपको याद रखना है, ये इसी के किरदार हैं। इसमें मार्कस हीरो है और उसकी 2 महबूबाएं हैं, हन्ना और अक्टोबिया है। अक्टोबिया मंगेतर है और हन्ना महबूबा है, और हन्ना को पालने का काम उजरा ने किया है। एक चीज़ याद रखिएगा, और जो हन्ना है उसका असल बाप जो है वो ब्रोटेस है। ये चीज़ आपको जहन में रहे, इतना ही काफ़ी है। अगला है इम्तियाज़ अली ताज की बलादत लाहौर में हुई, तो इनका इंतकाल किस शहर में हुआ? बहुत आसान सा सवाल है। 1900 में ये कहाँ हुए हैं? लाहौर में पैदा हुए हैं। ये चीज़ आपको मालूम है, कंप्लीट जो है आपको ये सन याद रखना है 1900 में, और इंतकाल 1970 में इनका हो गया था। कातिलाना हमले की वजह से हुआ था, लाहौर में इनका इंतकाल हुआ था, पैदाइश भी इनकी लाहौर में ही हुई है। अगला सवाल है ड्रामा अनारकली के किरदार अनवर, कनीज़ और साथ ही साथ में मरवादीद कनीज़, ये किस की राजदार हैं? 2 कनीज़ हैं आपके सामने, और दोनों कनीज़ों में आपको बताना है ये किसकी राजदार हैं। एक तो जो है वो जो है अनवर कनीज़ है, और दूसरी मरवादीद है। ये दोनों बताने हैं, मरवारीद, मरवादीद नहीं मरवारीद है, और ये आपको दोनों बताने हैं ये किसकी जो हैं वो राजदार हैं। सुरैया की हैं, नादरा की हैं, नारकली की हैं, दिलाराम की हैं। मेरे ख्याल से आपको याद रहना चाहिए। सलीम के दोस्त का नाम आपको पता है, बख्तियार है, फटाफट आपको जवाब देने चाहिए। एक और जो है जो क्या कहते हैं, जाफ़रान नाम की भी एक कनीज़ होती है, इसमें कनीज़ें बहुत हैं। सितारा नाम की कनीज़ होती है, ये चीज़ आपको याद रहे। तो ये दोनों कनीज़ें किसकी हैं, मतलब राजदार किसकी हैं? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। इसमें जिस बच्चे ने दिल आराम दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। फिर ये सुरैया कौन है? सुरैया जो है वो नादिरा, आपको याद रखना है, नादिरा की बहन है सुरैया। और नादिरा कौन है? तो नादिरा जो है वो अनारकली का ही असल नाम है। अगला सवाल देखिए, हबीब तनवीर का इंतकाल 2009, हबीब तनवीर का इंतकाल 2009 में किस शहर में हुआ था? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान सा सवाल है। पहली बात आपको पैदाइश इनकी याद रहना चाहिए, इनकी पैदाइश बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहनी चाहिए। 1923 में इनकी जो है वो पैदाइश हुई है, किसकी? हबीब तनवीर की। साथ ही साथ में मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, ज्ञानचंद्र जैन और जो है इंतज़ार हुसैन, शौकत सिद्दीकी, इन सभी लोगों की पैदाइश 1923 ही है। 5 लोगों की पैदाइश है 1923। तो इनकी पैदाइश तो जो है रायपुर में हुई थी 1923 में। इनके वालिद का नाम आपको याद रखना चाहिए, मोहम्मद हयात ख़ान था, ये आपको याद रहना चाहिए। अब इनका इंतकाल जो पूछा गया है वो भोपाल में हुआ था। आपका आंसर सी सही है। जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। और इन्होंने अदबी जो है अपनी ज़िंदगी का आगाज़, अदबी ज़िंदगी का जो आगाज़ किया है वो सहाफ़त से किया है। इन्होंने हबीब तनवीर ने नया थिएटर के नाम से जो है वो एक कंपनी खोली थी, वो भी आपको याद रखना चाहिए, 1968 में खोली थी। नया थिएटर कंपनी पूछ ले कहीं किसकी है। अगला सवाल है ड्रामा आगरा बाज़ार के प्लाट को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? देखिए, अगर पूछा जाए इनके किरदार के जो ग्रोह है उसको कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो आपका आंसर होगा 2 हिस्सों में। किरदार जो हैं वो इनके 2 हिस्सों में बांटे गए हैं, और इनका जो प्लाट है उसको 4 हिस्सों में बांटा गया। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। कितने हिस्सों में बांटा गया है? 4 हिस्सों में इनके प्लाट को बांटा गया है। किरदार जो है उनको 2 हिस्सों में बांटा गया है, ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए। और इसमें एक्ट कितने हैं? तो वो भी एक्ट भी 2 हैं। देखो, इसमें एक्ट कितने हैं? तो 2 हैं। और अगर पूछा जाए इसमें किरदारों को कितने हिस्सों में बांटा गया, तब भी 2 में बांटा गया। इसके प्लाट के कितने हिस्से हैं? तो वो 4 हिस्से हैं।
ये कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। और दो इसमें एक्ट हैं, तो पहला एक्ट की शुरुआत जो है वो किस नज़म से होती है? शहर आसोब से। ख़त्म काहे पे होती है? रोटी नामा पे। दूसरे एक्ट की शुरुआत काहे से होती है? तो दूसरे जो एक्ट होता है शुरू उसकी शुरुआत होती है बंजारा नामा से। और आखिर काहे पे होता है? तो आखिर होता है उसका आदमी नामा पे। अब अगला सवाल देखिए, मोहम्मद हसन का इंतकाल 2010 में किस शहर में हुआ? देखिए 1926 मुरादाबाद में ये पैदा हुए, ये चीज़ आपको मालूम ही है। और इन्होंने लखनऊ की अदबी लिसानी खिदमात लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1952 में, आपको याद रहना चाहिए 1952 में इन्होंने क्या किया? पीएचडी की है। 1952 में इन्होंने पीएचडी की है। कहाँ से की? लखनऊ में। किसकी निगरानी में की है? मसूद हसन रिजवी अदीब की निगरानी में पीएचडी की थी। असरी अदब इनका जो है वो मशहूर रिसाला है, जो 33 साल तक निकलता रहा था। 1970 से 1993 तक निकला था। तो फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। 1926 मुरादाबाद में पैदा हुए हैं, सभी को मालूम है। इंतकाल इनका दिल्ली में हुआ है, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। अगला सवाल है ड्रामा ज़िहाक है। ड्रामा ज़िहाक के बारे में आपको बताना है। ड्रामा ज़िहाक जो है, उस ड्रामा ज़िहाक में किस शायर के नज़्म के अशार दर्ज किए गए हैं? सभी को मालूम है ड्रामा ज़िहाक जो है वो 6 हिस्सों पर है, ये चीज़ आपको नहीं भूलना चाहिए। 6 हिस्सों पे है। इसका प्लाट जो है वो फिरदौसी का लिखा हुआ शाहनामा है, उसी से अख्ज़ किया गया है। अख्तरुल ईमान जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा उसका आंसर सही है, उम्मीद करता हूँ। टी.एस. इलियट का इस्तेमाल किस में किया गया नज़्म का? तो आग का दरिया में किया गया है, ये चीज़ आपको मालूम है। इसके बाद में अगला सवाल है नॉबिल के बारे में जानते हैं। नॉबिल उर्दू में किस ज़बान से आया है? तो नॉबिल जो है वो किस ज़बान से आया है? फटाफट देखिए, नॉबिल जो है वो किस ज़बान से आया है, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। तो नॉबिल जो लफ्ज़ है, Concept clarity, practice MCQs, Urdu literature, easy language. Order now on the app or call. वो सवाल है शब गुज़ीदा दर्जा झेल में से किस अदीब का नॉबिल है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो चारों ऑप्शन हैं आपके सामने। सज्जाद ज़हीर हैं, जमीला हाशमी हैं और काजी अब्दुल सत्तार हैं, साथ साथ में काजी अब्दुल गफ़्फ़ार हैं। देखिए इसमें आपको जवाब देना है। सबसे ऊपर सज्जाद जो ज़हीर हैं उनके बारे में आपको मालूम ही है। लंदन की एक रात इनका बहुत ही मशहूर नावल है, सभी को मालूम है इसके बारे में। दूसरी चीज़ आपके सामने जो दूसरा नाम दिख रहा है जमीला हाशमी, इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि जमीला हाशमी का तलाश बहारां किसी भी कीमत पे आपको नहीं भूलना है किसका लिखा हुआ है। इसमें जिस बच्चे ने आंसर सी दिया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है, काजी अब्दुल सत्तार। याद रखना है आपको काजी अब्दुल सत्तार के बारे में, इन्हीं का लिखा हुआ शब गुज़ीदा है जो आपको नहीं भूलना है। साथ ही साथ में इन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी और हज़रत जान के नाम से भी नावल लिखा है। गुबारे शब के नाम से भी इन्होंने नावल लिखा था काजी अब्दुल सत्तार ने। अच्छा, काजी अब्दुल गफ़्फ़ार जो है आपको नाम जो नीचे दिख रहा है, इनके बारे में भी मैंने पहले भी बात की थी और इनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए मोटी मोटी चीज़ें। लैला के खुतूत और मजनू की डायरी बहुत इंपॉर्टेंट इनके बारे में है। अगला सवाल है पंडित रतननाथ सरशार की पैदाइश किस सन में हुई है? देखिए आपके सामने जो ऑप्शन है, उम्मीद करता हूँ उन्हीं ऑप्शनों को मद्देनज़र रखते हुए आपको जवाब देना है। एक चीज़ याद रखिएगा, पंडित रतननाथ सरशार जो हैं उनके वालिद का नाम बैजनाथ दर था। मैंने इससे पहले भी कई बार बात इस पर की है। दूसरी चीज़ आपको इनके बारे में जो याद रखना है कि नवल किशोर प्रेस जो थी उसमें ये 1878 से 78 को अवध अखबार के मुदीर भी मुकर्रर हुए थे 1878 में। तो ये नवल किशोर जो प्रेस थी उसमें ये मुदीर रहे हैं। फटाफट बहरहाल दूसरी चीज़, इनका इंतकाल अगर पूछा जाता है तो वो आपको सन याद रखना है 1902 में इनका इंतकाल हुआ है। कहाँ इनका इंतकाल हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ है, ये बात आपको मालूम ही है। तो इसमें जिस बच्चे ने, देखिए ये सवाल आसान है, सन के लिहाज से आपको पकड़ना है और साथ ही साथ में शहर भी आपको याद रहना चाहिए। तो जिस बच्चे का पहला आंसर होगा 1847, कहीं कहीं 46 भी आ जाता है, लखनऊ आपको याद रखना है, वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई थी, ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ जो सरशार हैं, शायरी में मुंशी मुजफ्फर अली जो असीर थे, उनसे इन्होंने शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल किया हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला सवाल है रतननाथ सरशार जो हैं उर्दू नस्र के हाली थे। उन्होंने उर्दू शायरी के साथ वही सलूक करना चाहा जो हाली ने उर्दू नस्र के साथ किया था। ये कौल आपको बताना है और फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, इसमें किसी की भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा
चकबस्त, उसका आंसर सही है। ये बात कही है चकबस्त ने इनके बारे में। चकबस्त और भी चीज़ें इनसे रिलेटेड चकबस्त की बहुत अहम हैं, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये आंसर जो है वो चकबस्त का सही होना चाहिए। रतननाथ सरसार जो हैं, रतननाथ सरसार ने जो सबसे पहली तसनीफ़ लिखी है वो शम्सुल ज़हा है, इनका ये नावल है। और इनका मशहूर कामिनी है, खुदाई फौजदार है, ये भी आपको याद रहे। और ये इसके बाद में है शाख बनात के नाम से भी इन्होंने एक नावल लिखा था। अगला है सवाल, फसाना आज़ाद को उसके फैलाव और बिखराव के पेश नज़र दास्तान और नावल के दरमियान की कड़ी किसने कहा है। बहुत आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। पूछा जाए इस नावल में कुल मिलाकर के कितने कहानियाँ हैं, तो इसमें 6 कहानियाँ हैं। ड्रामा ज़हाक के बारे में मैंने बताया था कि अगर पूछा जाए उसके कितने हिस्सों में वो बटा हुआ है, तो वो भी 6 हिस्सों में है। कहानियाँ इसमें 6 हैं। फूलबन जो है उसमें भी कहानियाँ 6 हैं, 3 ज़मीनी हैं और 3 मरकज़ी कहानियाँ हैं। इस तरह से ये चीज़ें जो कॉमन होती हैं वो आपको एक दूसरे से रिलेटेड करके याद रखने चाहिए। इसमें आपका आंसर जिस बच्चे ने ज्ञान चंद्र जैन दिया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए, कोई क्वेश्चन गलत होता है तो ज़रूर बताइएगा। दूसरी चीज़, आपका कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। अगला सवाल है, नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था। डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू नावल का पहला नावल, उर्दू में जो नावल निगारी है उसका पहला नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद को, और उनकी नावल जो है मिरातुल उरूस उसको माना जाता है जो 1869 में उन्होंने लिखा था। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको मालूम होगी। इनका इंतकाल दिल्ली में हुआ था। इंतकाल इनका दिल्ली में हुआ था, कब हुआ था, तो 1913 में इनका इंतकाल हुआ है। हाल ही का 14 में हुआ है, शिबली का 14 में हुआ है, 13 में इनका इंतकाल हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। इनके वालिद का नाम आप में से सबको बताना था। पैदा ये कब हुए थे, तो 1830 में इनकी पैदाइश हुई है। 1830 में मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी पैदा हुए हैं। 1830 में ही नज़ीर अकबराबादी का इंतकाल हुआ है। इस तरह से एक ही सन पे कई चीज़ें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। तो सआदत अली ख़ान जो है आपको याद रखना है, इनके वालिद थे, ये आपको नहीं भूलना है किसी कीमत पे। दूसरी चीज़, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम आपको याद रखना है, और मौलवी ज़काउल्लाह इनके क्लासमेट थे जब ये दिल्ली कॉलेज में स्टूडेंट थे। पूछ सकते हैं इनके सहपाठी कौन थे, साथी कौन थे। अगला सवाल है, फसाना मुब्तला डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल किस नंबर का है। यानी इनके कुल मिलाकर के कितने नावल हैं, तो 7 हैं। कई बार इनकी तरतीब पूछी जा चुकी है, तो मेरे ख्याल से ये तरतीब आपको किसी कीमत पे नहीं भूलना चाहिए। एक इनसे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट आल अहमद सुरूर हैं, उनका कॉल है जो आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है कि नज़ीर अहमद के किरदार जो हैं वो या तो शैतान होते हैं या फरिश्ते, इंसान नहीं होते। तो ये बात आल अहमद सुरूर ने कही थी, शायद आपको मालूम हो। तो इसमें आपको बताना है जो नाबिल है फसाना मुब्तला कितने नंबर का है, तो जिस बच्चे का 4 होगा उसका आंसर सही है। फसाना मुब्तला है 4। देखिए, सबसे पहले मिरातुल उरूस है, दूसरे पे बनातुन्नास है, तीसरे पे तौबतुन्निस्सू है, चौथे पे जो है वो फसाना मुब्तला है, 5वें पे इब्नुल वक्त है, और 6ठे पे अय्यामा है, और 7वें पे रूए सादिका है जो 1894 में आया। रूए सादिका 1894 में सफ़रनामा रोमो मिस्रो साम जो लिखा हुआ है शिबली का, वो भी आया था 1894 में, मुझे याद आता है। इसके बाद में है तौबतुन्निस्सू में कुल कितनी फसलें हैं, क्या 4 हैं, 3 हैं, 11 हैं या 12 हैं। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा और इसी में किसी की गलती नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जो 4 वाला फैक्ट है वो याद रखिए। खुदा की बस्ती उदास नस्लें जो है वो 4 हिस्सों पर ही है। उदास नस्लें आपको याद रखना है कितने हिस्सों पे, पहले ब्रिटिश इंडिया है, दूसरे पे हिंदुस्तान है, तीसरे पे बंटवारा है, और चौथे पे अख्ताम है। तो 4 हिस्सों पर बटा हुआ नावल उदास नस्लें हैं। 3 जो है फसलों पे बटा हुआ कौन सा नावल है, उम्मीद करता हूँ सभी को याद रहेगा। 3 फसलों पर बताना है, फायर एरिया है मेरे ख्याल से, याद रखना है फायर एरिया का नाम। 11 फसलों पे कौन है, तो 11 फसलों वाले नावल भी आपको याद रहना चाहिए, उम्मीद करता हूँ सभी का। जैसे आपसे अगर पूछा जाए जो है बस्ती कितने नंबर पे, कितने फसल पे फैला हुआ है, तो वो 11 ही होगा। एक चादर मैली सी कितने पे है, 11 पे होगा। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो जिस बच्चे ने दिया होगा डी, उसका आंसर सही है। तौबतुन्निस्सू जो है वो 12 फसलों पे है। अगला सवाल है, अब्दुल हलीम शरर का इंतकाल 1926 में किस शहर में हुआ था। बहुत आसान सा सवाल है। इनका इंतकाल और पैदाइश दोनों चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, और दोनों
जो है वो लखनऊ में हुए हैं। ये पैदा भी लखनऊ में हुए। कब हुए हैं पैदा? तो ये पैदा जो है वो 1860 में हुए हैं, एक चीज़ आपको याद रखने है। और 1926 में इनकी वफ़ात हुई है लखनऊ में। गुज़िस्ता लखनऊ इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट मजमून है, ये पूछा भी जा चुका है गुज़िस्ता लखनऊ किसका लिखा हुआ है, तो वो इन्हीं का है। ये चीज़ आपको मालूम रहनी चाहिए। अगला है किसने जो है शरर की तख्लीक़ात के बारे में लिखा है कि वो मिट्टी के पहाड़ सही, लेकिन आपको उन्हें टिटक कर देखना ज़रूर पड़ेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो अब्दुल हलीम शरर इम्पोर्टेंट हैं। उर्दू में जो है मजहबी तारीख़ के तौर पर नावल लिखने की बुनियाद जो है वो तारीख़ी नावल लिखने की बुनियाद इन्हीं ने डाली है। और उर्दू का पहला तारीख़ी नावल अगर पूछा जाता है तो मुल्कुल अजीज़ वर्जिना इन्हीं का लिखा हुआ है, जो 1888 में लिखा गया था। उर्दू का पहला तारीख़ी नावल कब लिखा गया था? तो 1888 में लिखा गया था। ये सन भी आपको हर हाल में याद है, क्योंकि पहला उर्दू का तारीख़ी नावल लिखा गया। इसी सन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पैदा हुए हैं। अब्दुल माजिद दरियावादी जो हैं वो इसी सन में पैदा हुए हैं। इस तरह से ये 3 चीज़ें इस सन पे आपको याद रखनी चाहिए। मेरे ख्याल से याद भी होगा। अब इसमें आपको फटाफट जवाब देने की कोशिश करनी है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो देखिए, जिसने अब्दुल हलीम शरर के बारे में ये बात कही थी उनका नाम है फ़राग़ गोरखपुरी। इनका नाम आपको याद रखना है कि फ़राग़ गोरखपुरी ने ये बात इनके बारे में कही थी। एक चीज़ याद है, कमर रईस का नाम आपको दिख रहा है, ये 2nd नंबर पे कमर रईस जो हैं, इनके बारे में क्या है? इन्होंने भी एक कॉल कहा था इनके बारे में शरर के लिए कि शरर उर्दू के पहले अदीब हैं जिन्होंने शऊरी तौर पर नावल जो है नावल के फ़न को समझने और बरतने की कोशिश की है। ये बात जो कही थी वो कमर रईस ने कही थी। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है मिर्ज़ा हादी रुस्बा। हादी रुस्बा का दारुल तर्जुमा उस्मानिया में बहैसियत मुतरजिम कितने रुपए पर मुकर्रर हुए थे? तो इनका ताल्लुक़ उस्मानिया से हुआ था। कब? तो 1917 में। ये आपको याद ही है कि दारुल तर्जुमा उस्मानिया का क़याम जो है वो 1917 में हुआ था। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। हादी रुस्बा के बारे में ये आपको मालूम ही है कि 1858 में ये लखनऊ में पैदा हुए। इंतकाल हैदराबाद में इनका भी हुआ है 1931 में। 1931 में इनका इंतकाल हुआ है। फटाफट आप जवाब देते रहिए। जब तक जो मैं बात करता हूँ उस पर भी गौर कीजिएगा। तो इनकी इंतकाल 31 में हुआ था। 1931 में इनका इंतकाल हुआ था। इसमें आपको याद रखना है 1931 है, इसी सन में गोपी चंद नारंग पैदा हुए हैं, शकीलुर रहमान पैदा हुए हैं 1931 में। और कौन पैदा हुआ है आप भी कमेंट करके बताया कीजिएगा। फटाफट जवाब देने की कोशिश भी कीजिएगा। तो इसमें जिस बच्चे ने इसमें जवाब जो है फटाफट देने 400 रुपये, देखिए 400 रुपये जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा उसका आंसर सही है। 400 रुपये आपको नहीं भूलना है। बी आंसर आपका जिस बच्चे का है उसके ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। 400 रुपये 1917 में ये इससे जुड़े थे। दूसरी चीज़, इनका नाबिल उमराव जान आदा जो है वो 1899 में आया था, सभी को मालूम है। अगला सवाल है शरर के फसाना आज़ाद और उमराव जान आदा को लखनऊ की तहजीबी ज़िंदगी का सबसे कामयाब मुरक्का किसने कहा जा सकता है? यहाँ पे मुरक्का ही गलत लिखा, मैंने सही कर दिया है। अब देखिएगा, तो आप जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। ये कॉल आपको बताना है किसका है। देखिए, यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम आपको मालूम है अप्रैल में होने वाला है। तो उसका सिलेबस में 2-3 बार पिछली 23 में और 24 में और साथ ही साथ 22 में भी 3 बार मैंने उसको सिलेबस को पूरा किया हुआ है। सारी वीडियो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखिएगा। अगर कोई किताब नहीं है तो कम से कम ये 20-22 हज़ार टोटली वीडियो के ज़रिए मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। अगर ये रट्टा मार लेते हैं तो इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। बाकी रिवीजन जो है ये चलता रहेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। क्वेश्चन अच्छे लगते तो लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं, नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक कीजिए। जो भी सजेशन है कमेंट में ज़रूर दिया कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर इसमें सही हुआ होगा। देखिए, मोहम्मद हसन का नाम आपको याद रखना है। इन्हीं ने जो है बर्नार्ड शॉ कहा था मंटू को। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इन्हीं का ये कहा हुआ कॉल है जो इन्होंने आज़ाद के लिए कहा है। फसाना आज़ाद जो है लिखा हुआ नावल है। इसके बाद में अगला सवाल है कि नाबिल उमराव जान अदा में उमराव के बेचे गए रुपये में से 50 रुपये कौन लेता है? पहली बात याद रखिएगा कि उमराव जान अदा जो है उस नाबिल में जो उमराव होती है वो 125 रुपये में बेची जाती है। इसको अगवा करके जो लाया है दिलावर
वो इसको जो है बेचता है। तो ये तो आपको मालूम ही होगा, इसको बेचने का काम किसने किया था? दिलावर खान ने किया था, और यही अगवा करके लाया था। 125 रुपये में इसने बेचने का काम किया था। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए एक चीज़ आपको याद रहे, नीचे से देखिए अली बख्श, एक नाम आपको दिख रहा है अली बख्श। इनका कैरेक्टर जो है वो किस लिए है? तो ये सभी कैरेक्टर जो होते हैं उनका रिलेशन भी आपको याद रहना चाहिए। तो जो बुआ हुसैनी एक नायिका होती है इस नॉवेल में, जो उमराव को ख़रीदती है 125 रुपये में, तो उन्हीं का ये जो है भाई होता है, जिसका नाम है अली बख्श। यानी ये वाला कैरेक्टर जो है वो बुआ हुसैनी का भाई होता है। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद में ऊपर जो दिया गया है शुजात अली, इसका कैरेक्टर होता है उमराव जान अदा में। तो इसके बारे में आपको जो याद रखने की बात है कि उमराव जान अदा ने सबसे पहले जो मुजरा किया था वो इसी के घर पे किया था, शुजात अली। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आपको याद रहे, इसके बाद ये अगला कैरेक्टर है जो करीम का भी आपको मालूम होना चाहिए। तो करीम जो है, इसमें पहले आंसर याद रखिएगा, जो आंसर इसका सही होगा वो है पीर बख्श। पीर बख्श जो है वो लखनऊ में रहता है, गोमती में, और गोमती मोहल्ले गोमती पे जो है वहाँ रहता होता है। और इसी के बारे में आपको याद रखना है कि जो करीम होता है वो, जो नीचे कैरेक्टर दिया गया है, करीम जो होता है वो पीर बख्श का साला है। तो पीर बख्श का साला कौन है? तो पीर बख्श का साला है करीम, और करीम का घर ही गोमती में होता है। ये चीज़ आपको याद रहने, गोमती का रहने वाला है। और इसी के मकान पे, करीम के मकान पर ला करके सबसे पहले अगवा करके उमराव जान को रखा जाता है। तो फिर उसके बाद में ये जो होता है पीर बख्श, उसी में से 50 रुपये लेता है, अपने साले के घर पे रखवाता है। अच्छा, पीर बख्श और दिलावर फिर आपस में कौन है? दिलावर जो अगवा करके लाता है, वो दोनों आपस में फ्रेंड हैं। अगला सवाल है प्रेमचंद के नाबिल, प्रेमचंद के नाम क्या है भाई? नाम से प्रेमचंद की पहली कहानी जो ज़माना में शाया हुई थी, तो वो कौन सी कहानी है जिसमें सबसे पहले प्रेमचंद ने अपना नाम प्रेमचंद इस्तेमाल किया है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, इनका असल नाम जो था प्रेमचंद का, वो धनपत राय था। इनके चचा जो थे उनको नवाब राय कहते थे, और ये नवाब राय के ही जो है पहले नाम इस्तेमाल करते थे, कलमी नाम इस नवाब राय के नाम से लिखते थे। तो कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। पहले इनका जो नाम असल है वो धनपत राय है, चाचा ने इनका नवाब राय दिया, नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया, लेकिन सोजे वतन जब जला दिया गया उसके बाद इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रख लिया। किसके कहने पे रखा था? तो नवल किशोर के कहने पे रखा था। ये चीज़ आपको मालूम होगी। तो अब ये प्रेमचंद जो नाम रखा है, इसी नाम से इन्होंने सबसे पहले तसनीफ़ कौन सी लिखी है? तो अब ये भी गौर करना है, ये नहीं पूछा जा रहा है इनकी पहली कहानी है कौन सी। तो बड़े घर की बेटी आपको मालूम है, ये सबसे पहली कहानी है, और बड़े घर की बेटी ही इन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखी थी। तो बड़े घर की बेटी जो है वो इन्होंने सबसे पहले प्रेमचंद के नाम से लिखा है। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। दूसरी चीज़, इन्होंने अदबी सफ़र का जो अपना आगाज़ किया है उसमें एक मामू का रोमान जो है 1901 में लिख करके किया था। यानी आंसर आपका जो ये सेकंड वाला है, बी वाला, तो 1901 में इन्होंने क्या किया? इसी जो है ये कहानी इन्होंने लिखी थी, सबसे पहले आगाज़ इससे किया है। प्रेमचंद के नाम से सबसे पहले बड़े घर की बेटी लिखी है। और दुनिया का सबसे अनमोल रतन इन्हीं का क्या, पूरे उर्दू अदब का ही सबसे पहला अफसाना माना जाता है। इसके बाद में आनंदी, देखिए इनका क्या है? तो जो बड़े घर की बेटी है इसमें एक कैरेक्टर है आनंदी, ये आपको याद रहना चाहिए। अगला है प्रेमचंद की तसनीफ़ गोशाए आफियत की सिनफी हैसियत क्या है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक ज़रूर किया कीजिए। मुझ तक फीडबैक आना चाहिए आपका। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। इन्होंने नॉवेल भी बहुत लिखे हैं और अफसाने भी बहुत लिखे हैं। देखिए, इनका अफसानवी मजमूआ सबसे पहला जो है वो सोज़े वतन है, जो 1908 में, इसमें 5 अफसाने थे, इसको जला दिया गया था। इसके बाद में इन्होंने जो है वो प्रेम पच्चीसी और प्रेम बत्तीसी, और फिर साथ ही साथ में प्रेम पच्चीसी प्रेम बत्तीसी के बाद में जो नावल अफसानवी मजमुआ लिखा वो खाक परवाना के नाम से इनका अफसानवी मजमुआ आया। ख्वाब ख्याल के नाम से उसके बाद आया, फिर फिरदौस ख्याल के नाम से भी इनका अफसानवी मजमुआ आया। ये इस तरह से तरतीबें आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, यहाँ पे आंसर जो आपका सही होगा वो होगा डी, जिसने दिया होगा नॉवेल
उसका आंसर बिल्कुल सही है। इसरार माबिद जो है वो इनका पहला नावल है। साथ ही साथ में हम खुरमा हम सवाब के नाम से भी इन्होंने लिखा था नावल, दूसरा वो नावल था। कृष्णा तीसरा था, रूठी रानी चौथा था, और जलवाए ईसार पाँचवा था, और बाजार हुस्न छठा इनका नावल है। गोशाए आफियत जो है वो सातवां इनका नावल है, और चौगाने हस्ती इनका नावल है, और साथ ही साथ में जो है पर्दाए मजाज ये भी इनका नावल है। और भी बहुत है, मुझे याद नहीं आ रहा है। अगला सवाल देखिए, मिस्टर खन्ना का किरदार नावल गोदान में किस हैसियत से सामने आता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल जो है वो गोदान के बारे में आपको 4-5 कैरेक्टर हैं जो याद ही रहने चाहिए। जैसे यहीं पर चारों पांचों कैरेक्टर, जो ये वाले इतने कैरेक्टर हैं, इनके जो पेशा दिखाया गया है नावल में, वो अगर याद रहता है तो आप बहुत अच्छी से कैरेक्टर हैंडल कर लेंगे। बाकी चीज़ें आपको मालूम ही है, लगभग गोदान की चीज़ें आपको मालूम है। देखिए इसमें जो पहला नाम दिया गया है, पहला पेशा दिया गया है वकालत का। तो वकील जो इसमें कैरेक्टर होता है वो होता है श्याम बिहारी। श्याम बिहारी जो होता है वो नावल में वकील का कैरेक्टर है। इसके बाद में है बिजली अखबार का एडिटर। तो बिजली अखबार का एडिटर मिस्टर ओमकार नाथ का कैरेक्टर होता है, वो बिजली का एडिटर होता है। ओमकार नाथ जो है वो बिजली का एडिटर, बिजली अखबार का एडिटर होता है। इसके बाद में है बैंक मैनेजर, जो आपका सामने मिस्टर खन्ना जो हैं वो बैंक मैनेजर हैं। आपका आंसर जो है वो सी ही सही होना चाहिए। मिस्टर खन्ना जो हैं वो बैंक मैनेजर हैं। इसके बाद में ऊपर फ़लसफ़े का प्रोफेसर कौन है? तो फ़लसफ़े का आपको प्रोफेसर याद रखना है, मिस्टर मेहता हैं। तो मिस्टर मेहता जो हैं वो प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर का कैरेक्टर है मेहता का। खन्ना का कैरेक्टर जो है वो बैंक मैनेजर का है। बिजली अखबार का एडिटर फिर से आपको याद रखना है, ओमकार नाथ का है। और इस साथ ही साथ में जो है वकील का जो कैरेक्टर होता है वो श्याम बिहारी का होता है। अगला सवाल है, इस्मत चुगताई की पैदाइश जो है वो किस सन में हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत टफ भी है, आसान नहीं है इस सवाल से निकल जाना, क्योंकि सवाल जो हैं अब बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें पूछ लेंगे आपसे एग्जाम में, और जो शायद आप ना बता पाएँ। गालिब के बारे में सभी को मालूम कब पैदा हुए, लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा गालिब की एग्जैक्ट डेट कौन सी है। वो 1797 में तो पैदा हुए, लेकिन कब? 15 फरवरी में, 27 दिसंबर में, 29 दिसंबर में, ऐसे करके जब रख देगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने सवाल रखा है, अब 15 में इस्मत चुगताई भी पैदा हुई हैं, आपको मालूम है, और 15 में जो है वो जो पैदा हुए हैं वो राजेंद्र सिंह बेदी भी हैं। अब इनमें आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि बेदी पहले पैदा हुए कि इस्मत चुगताई पहले पैदा हुई। जब आपको एग्जैक्ट डेट पता होगी, सन और तारीख, तभी आप बता पाएंगे कि कौन पहले पैदा हुआ कौन बाद में। तरतीब अगर पूछ ली बहुत टफ हो जाएगा। ये तो आपको मालूम है 15 में, तो इस्मत चुगताई पहले पैदा हुई हैं, ये आपको याद रखना है। जिस बच्चे ने जवाब इसमें दिया होगा सी, उसका सही है। 21 अगस्त 1915 को इस्मत चुगताई पैदा हुई, और 1991 में इनका इंतकाल हुआ था। कसीम बेग चुगताई जो है वो इनके वालिद थे, ये चीज़ आपको, और नुसरत खानम इनकी माँ थी। एक चीज़ इनके बारे में याद रखिए कि इनके वहाँ जो है वो चेखूफ जो अफसाना निगार है उसका असर बहुत नज़र आता है। दूसरी चीज़ इनसे मुतालिक जो आपको याद रखनी है कि इनके वहाँ मुस्लिम घरानों के लड़के लड़कियों की तबके की जो है अक्कासी और बात करते हुए नज़र आती हैं। और यही चीज़ जब आपके सामने जिलानी बानो आती हैं तो उनके वहाँ भी मुस्लिम घरानों की फ़िज़ा का माहौल मिलता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आप चीज़ याद रखिएगा। इस्मत चुगताई ने अपने बड़े भाई अजीम बेग चुगताई का खाका दोज़की किस सन में लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको मालूम है। इन्होंने अपने बड़े भाई का जो खाका लिखा था, लेकिन किस सन में लिखा है ये चीज़ आपको बतानी है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए आपके सामने इसमें आंसर जो जिस बच्चे ने दिया होगा 1954, तो 1954 में जिस बच्चे ने जवाब दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है, और इसी तरह से आपके सारे जवाब सही होने चाहिए। अब 1975 भी एक आपके सामने दिख रहा है। 1975 में क्या बात है? तो एक कतरा खून जो है करबला के वाक़ये पे इनका लिखा हुआ नावल है, वो 1975 में ही मंजर आम पर आया है, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। 1970 भी अगर है आपको सामने दिख रहा है, तो अजीब आदमी के नाम से इन्होंने एक नावल लिखा था, वो 1970 में ही मंजर आम पर आया था। साथ साथ में बांदी करके एक इन्होंने नावल लिखा था, वो भी 1970 में ही मंजर आम पे आया था। अच्छा, इसके बाद में ये है 1961, इम्पोर्टेंट है 1961, और सभी को मालूम है मासूमा जो है वो 1961 में ही मंजर आम पर आया था इनका। वो भी, ये भी नावल है। ये चारों जो मैंने बताए हैं सभी के सभी नावल हैं। ये शायद आपको मालूम हो, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो इनका रिवीजन बार बार करते रहिए, आपको याद हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, सवाल है नावल टेढ़ी लकीर में लकीर 43 अबाब पर मुनक़सिम है। इस नावल को कितनी मंजिलों में तकसीम किया गया है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो कितनी मंजिलों में तकसीम किया गया है? जिस बच्चे ने 3 बताया है उसका आंसर सही है। देखिए 11 वाला मैंने बता दिया था, बस्ती और एक चादर मैलिसी, ये दोनों जो हैं वो 11 फसलों पे हैं, और साथ ही साथ में 12 किस में है? तो तौबतुन नसूह में है। ये चीज़ भी मैंने बात की थी पीछे। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। राजेंद्र सिंह बेदी हैं, उनके बारे में याद है, लाहौर में किस सन में इनकी पैदाइश जो है वो लाहौर में हुई है, किस सन में हुई है? तो मैंने क्या कहा, इस्मत चुगताई और साथ साथ में राजेंद्र सिंह बेदी दोनों एक ही सन में पैदा हुए हैं। तो पहले कौन पैदा हुआ, ये तरतीब अगर आ जाए तो कैसे लगाओगे? या मान लीजिए 14 अगर आ गया तो कृष्ण चंद्र भी 14 में पैदा हुए, 14 में पैदा जो है वो ख्वाजा अहमद अब्बास भी पैदा हुए हैं। अब उनमें पहले कौन है बाद में कौन है ये पूछ सकते हैं तरतीब, और ऐसा पूछ चुके भी हैं। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए पहला आंसर जिसने भी दिया है उसका सही है। देखिए अगस्त में पैदा हुई हैं इस्मत चुगताई, और ये सितंबर में पैदा हुए हैं 1915 में। अगला सवाल है, मवाद और फन दोनों के एतबार से अगर उर्दू के बड़े कहानी लिखने वालों का नाम लिया जाए तो बिलाशुबा प्रेमचंद और राजेंद्र सिंह बेदी हो सकते हैं। ये कॉल किसका है? उम्मीद करता हूँ फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। और बहुत आसान सा सवाल है। देखिए इसमें जिस बच्चे ने फर्स्ट आंसर दिया होगा उसका तो आंसर सही है। उसलूब अहमद अंसारी ने यह बात कही है कि प्रेमचंद और इनके बारे में राजेंद्र सिंह बेदी जो है बड़े अफसाना निगारों में हो सकते हैं, बिलाशुबा इनका नाम लिया जा सकता है। लेकिन बेदी किसी अफसाने में फ़न अफसाना निगारी के एतबार से कोई कसर नहीं। तो अगर ये बात अगर आपसे पूछी जाती है कि बेदी के अफसाने में फ़न और अफसाना निगारी के एतबार से कोई कसर नहीं है, तो ये बात आपसे खलीलुर रहमान आज़मी ने कही थी। ये चीज़ भी आपको याद रहे तो अच्छी बात है। इसके बाद में फटाफट जवाब देते रहिए जब मैं आपके सामने बात करता हूँ। अच्छा एक चीज़ और भी याद रखिएगा, जब ये 2 की बात करिए तो ये 2 क्यों छूटें। आल अहमद सुरूर का देख लीजिए। आल अहमद सुरूर के बारे में याद रखिए, राजेंद्र सिंह बेदी जो है वो तराशा हुआ हीरा है। ये आल अहमद सुरूर ने तराशा हुआ हीरा बेदी को बताया था, आल अहमद सुरूर, और इन्हीं ने ईंट पर ईंट रख करके अफसाना तावीर करते हैं। ये बात भी आल अहमद सुरूर की ही थी। एग्जैक्ट ऐसे नहीं है, वह सवाल लफ्ज़ का हेर फेर हो सकता है, बट मैं जो बता रहा हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिए, मेन फैक्ट को पकड़ने की कोशिश कीजिए कि ईंट पर ईंट रख करके अफसाना ताबीर करते हैं राजेंद्र सिंह बेदी। ऐसे कहने की बात जो है वो आल अहमद सुरूर की है। थीम का बादशाह अगर पूछा जाए तो वो कन्हैया लाल कपूर ने इनको कहा था। अगला है कुर्रतुल ऐन हैदर। तक़सीम हिंद के बाद तकरीबन कितने साल पाकिस्तान में सुकूनत पजीर रहीं? तो ये कितने साल तक पाकिस्तान में रही है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। पैदाइश इनकी छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये सभी आपको मालूम है। इंतकाल नोएडा में 2007 में हुआ था, ये आपको याद रहे तो ये बहुत अच्छी बात है। वालिद इनके सज्जाद हैदर इल्दरम हैं, ये चीज़ जो है वो याद रखने की थोड़ी सी बात है। दूसरी चीज़ इनके बारे में याद रखिए कि इनको कई बार ख़त लिख करके और इनसे बात करके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इनको हिंदुस्तान में आने के लिए कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने भी इनसे कहा है। तो 14 साल तक ये पाकिस्तान में रहीं, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। देखिए जैसे मैंने कहा चेखूफ का असर इस्मत चुगताई के वहाँ नज़र आता है, वैसे ही जेम्स जॉयस और वर्जीना वल्फ का जो असर है वो कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानों में नज़र आता है। ये भी चीज़, और आला तबके की ज़िंदगी को बयान करने का काम इन्होंने किया है कुर्रतुल ऐन हैदर ने। अगला सवाल है कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में कि उनका अफसानवी मजमुआ है कंदील चीन को मुरत्तिब किसने किया है? तो इसको मुरत्तिब करने का काम किसने किया है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर। देखिए इनकी 3 जिल्दों पर कुल्लियात कुर्रतुल ऐन हैदर की आई थी, आईना जहां है। तो आईने जहां जो है, आईने जहां वो कुल्लियात है कुर्रतुल ऐन हैदर की, और वो जो है उसको भी मुरत्तिब करने का काम इन्हीं ने किया है, जिसने कंदील चीन को मुरत्तिब करने का काम किया है। तो आपका आंसर सही होगा जमील अख्तर। जमील अख्तर ने ही दोनों को मुरत्तिब किया है, इनकी कुल्लियात को, आईने जहां को 3 जिल्दों में है, और साथ साथ में कंदील चीन जो है इसको भी मुरत्तिब अफसानवी मजमुआ है जो आपको याद रहना चाहिए। अगला सवाल देखिए, नावल है आग का दरिया। इसमें हिंदुस्तान के बाशऊर जहन की नुमाइंदगी कौन सा किरदार करता है? तो कौन सा किरदार है जो करता है? देखिए यहाँ पे 4 जो कैरेक्टर आपके सामने रखे गए हैं, ये चारों के चारों कैरेक्टर पहली बात याद रखने की हैं कि ये सभी के सभी कैरेक्टर जो हैं वो आग के दरिया के ही हैं। 1959 में आया था आग का दरिया। इसमें जैसे गौतम है,
हरिशंकर है, और एक किरदार होता है चंपा है, कमालुद्दीन मंसूर करके एक कैरेक्टर होता है। इसमें कई कैरेक्टर हैं, शायद आपको मालूम होंगे पहले से ही। तो इसमें आपका आंसर सही होगा बाशऊर जहन का जो रखता है, तो उसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा? फटाफट जवाब देने की, गौतम होगा। मेरे ख्याल से जिस बच्चे ने गौतम दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। अच्छे से याद रखिएगा, गौतम जो है वो करता है। अच्छा, इसके बाद में अगर ये पूछ ले ये कैरेक्टर काहे के लिए है? अंबिका। अंबिका का कैरेक्टर इसी में दिया गया है। श्याम किरण का आपको मालूम ही है। श्याम किरण क्या होता है? तो अबू मंसूर का जो घोड़ा होता है वो श्याम किरण के नाम से। गोपाल दादा का भी कैरेक्टर इसी का है, ये तो आपको मालूम, मैंने अभी कहा था। इसमें एक कैरेक्टर कैलाश का है, और कैलाश नाम के पहाड़ का जिक्र जो है वो रानी केतकी की कहानी में भी हुआ है। नसीम बानो का भी एक कैरेक्टर इसमें है, साजिदा आपा का भी एक कैरेक्टर है। तो ये बहुत सारे कैरेक्टर हैं। अब यहाँ तक जो भी मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, इनमें कोई गलती हुई है तो ज़रूर बताइएगा, कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा, बोलने में कुछ गलती हुई है उसकी भी ज़रूर रहनुमाई कीजिएगा। तो यहीं तक बात करते हैं, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में रिवीजन के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। खुदा हाफिज़।